नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े आईपीओ पेटीएम की। देश के सबसे बड़े आईपीओ पेटीएम की आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गई। लिस्टिंग काफी कमजोर हुई। पेटीएम अपने इश्यू प्राइस 2150 रुपए प्रति शेयर के मुकाबले 1955 रुपए पर ही लिस्ट हुआ। पेटीएम का शेयर 1560 रुपए तक फिसल गया। लिस्टिंग के वक्त इसका मार्केट कैप 1.35 लाख करोड़ रहा, जो अभी फिलहाल 1 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गया है। 18,300 करोड़ रुपए का यह आईपीओ अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। जब भी कभी राष्ट्रगान आता है और एक लाइन आती है, भारत भाग्य विधाता, और मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। पेटीएम की आज स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हो चुकी है और कंपनी ने आज अपनी आगे की योजनाएं ही नहीं बल्कि भावनाएं भी जाहिर करी। और विजय शेखर शर्मा ने अपने क्रिटिक्स को तंगड़ा जवाब दिया कि ये जो लिस्टिंग है वो सिर्फ प्राइस के लिए नहीं बल्कि एक पर्पस के लिए है, एक उद्देश्य के लिए। If you believe that India will be economy coming after the Western economies in Asia, then you have to believe in Paytm. The purpose is so pious that every door opens, every road gives away. सिर्फ पेटीएम मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, दूसरे इन्वेस्टर्स और बैंकर्स के लिए भी इमोशंस बहुत आए थे। मॉर्गन स्टैनली के एमडी कमल यादव ने कहा कि इस इमारत में एक ईंट उन्होंने भी लगाई है। We are so very proud to have partnered Paytm for the historic IPO, and I would say it feels very warm inside to say इस Paytm की इमारत में एक ईंट हमने भी लगाई है। पेटीएम की कहानी सिर्फ इन्वेस्टर्स की नहीं है बल्कि उन कस्टमर्स की भी है जो कि आपको हाई स्ट्रीट मॉल से लेके एक किराना स्टोर तक मिलेंगे, और कंपनी के सीएफओ ने उन्हीं कस्टमर्स की बात की लिस्टिंग सेरेमनी में। I wanted to thank our customers and merchants who have made us a part of their lives, who have trusted us and allowed us to serve them, and also been very demanding. Challenged us to become more innovative, more efficient, and build more things for them. So I wanted to thank our customers and merchants. पेटीएम भले ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी कंपनी के आगे कुछ चैलेंजेस हैं जो उसको फेस करने हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जरूर हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ फॉलिंग मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी में आना कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लिस्टिंग के बाद पेटीएम के सीईओ और एमडी विजय शेखर शर्मा से ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत का एक अंश आपको सुनाते हैं। Vijay, it's a very proud moment. It's a very proud moment not only for you, your employees, your investors, for all of us, because what you've done is that you've really made a dream come true. सपने देखो तो हिंदुस्तान में देखो और विजय शेखर शर्मा जैसे देखो। थैंक यू निकुंज भाई, बहुत ही डिफरेंट तरह की फीलिंग है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज सुबह से पहले तक तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम आईपीओ कर रहे हैं और कर पाएंगे और होगी, और कुछ ना कुछ इसमें रास्ते में आ जाता है, वैसी वाली फीलिंग होती है। तो सुबह मेरे दिल में आने लगा कि शायद आज से फील होगा कि आईपीओ कर रहे हैं और पब्लिक लिस्ट कर रहे हैं। और मैं ये बता सकता हूँ, जो आप बोल रहे हो सपने देखो, तो मैं आपको आज एक बात बोलता हूँ। इस देश में सरनेम की बड़ी इज्जत होती है, मतलब आपका सरनेम क्या है। और आज मेरा सरनेम जो बहुत ही मोस्ट कॉमन सरनेम है, उससे ज्यादा आउटलायर फीलिंग नहीं हो सकती। कितना कॉमन है उतने ही मिलियंस ऑफ लोगों का सपोर्ट है। सो टुडे आई रियली फील दैट इट इज अ डिफरेंट फीलिंग टू बी इन इंडिया। आई कैन नॉट बिलीव दैट इंडिया कुड have some fintech technology young age company to pull off a IPO like this and have come to public listed market. Amazing feeling, Nikunj. It's an extraordinary day for all of us, and I, like you said, that it is not just for me or our team. It is actually for every entrepreneur to believe that yes, there is an India dream and you can do what you wish to and try achieving something. And obviously we haven't yet achieved a fraction of what we can.
obviously, but this is just an acknowledgement of that there is so much of huge support, demand, and need in India for us to do so much. Amazing day. Vijay, I think your family was also there. I think I saw your son on the podium. So what did you tell your family when you were coming to the Bombay Stock Exchange? That our history banayenge and we will be part of one of the biggest companies in India now? Yes, he was there with me, and to the family, I could only say this, that it wouldn't have been possible without this family support. And to my son, he was asking, he wanted to come to Bombay Stock Exchange to see what is this all about. And I remember मैं आपका टीवी चैनल जब देख रहा होता हूँ तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि ये सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज. तो उसको मैंने 10 साल से भी कम का है, वो 9 साल का है, तो मैंने उसे सब समझा दिया था. तो मेरे से कहता है कैन आई गो टू BSc उसने खुद मेरे से बोला था. तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आज के दिन तो मैंने उसे नहीं समझ में आया होगा लार्जेस्ट IPO क्या है, बट मैंने उसे बोला कि यस यू विल फील द थ्रिल एंड जॉय ऑफ building something that can reach here. And I can say that family की तरफ से भी यही कहूँगा मैं कि coming from such a family background where none of us, मेरे किसी फैमिली में कोई बिजनेस वाला कभी नहीं था. हम सब लोग टीचर फैमिली से हैं. मेरे फादर टीचर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर वैद्य थे विजयगढ़ में, अलीगढ़ के पास. मैं हरदुआगंज से पढ़ा हुआ हूँ. मेरी सैलरी 10,000 20,000 वो वाली कैटेगरी के लोग हैं. और कभी ये हमने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि आप एक कंपनी बना सकते हो. तो हमारे यहाँ पे क्या होता है निकुंज भाई कि कंपनी बनाने का मतलब है कि आपकी अच्छी नौकरी नहीं लगी. एक्चुअली मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ. 30 साल पहले जब मैं 1990 में आप सोचो 11वीं 12वीं में आया था, तो सबसे बड़ी एस्पिरेशन थी कि अच्छी नौकरी, और सबसे अच्छी नौकरी IAS की नौकरी. ऐसी वाली बैकग्राउंड से आया हूँ. और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं से भी आओ, किसी भाषा से आओ, किसी भी देश के कोने से आओ, आपको भारत में अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने की और कुछ अपना बनाने की. So from the days of not being a good job as a benchmark to a day when building something can be a benchmark. Oh, I can't believe it. No, I'm sure it's a very proud moment. I come from a small town, and for me it's such a pride to see what you've achieved as an entrepreneur. But Vijay, you'll appreciate that you're a listed company, and when you become listed, there is scrutiny, quarterly performance, more analyst call. Everybody will talk about the stock. Somewhere the stock is down today. I'm not getting into why, but I'm generally trying to take a general sense that where is the company headed. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, analysts भी जानते हैं that ये एक tough business है. It's a business where in the short term there is very limited scope to make profit. How would you defend your critics? पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को बिजनेस के बारे में पता नहीं है उनको मैं क्रिटिक या वो भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है. तो दे आर सिटिंग ऑन एन ओपिनियन ऑफ आर्टिकल दैट दे रेड विच इज एन ओपिनियन ऑन अ सिचुएशन. सो ओपिनियन ऑफ एन ओपिनियन के बेसिस पे कुछ कहना मैं कहूँगा बहुत लॉन्ग शॉट होता है. तो आई रिस्पेक्ट व्हाट पीपल कैन से और थिंक अबाउट इट टिल द टाइम पीरियड दे अंडरस्टैंड दैट समथिंग न्यू टेक्स टाइम टू बी अंडरस्टूड. और आइए अब सुनते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का पेटीएम IPO को लेकर क्या कहना है. Paytm is a great company, but in a wrong country. Let me just elaborate why I say that. So Paytm started as a wallet in India. The wallet got disrupted by UPI in a very big way. Payments became, a loss-making proposition for everyone. You could not earn revenue from payments. So Paytm went and decided to start a Paytm mall or something like e-commerce so that you can get more customers and you can eventually cross-sell. That model failed because you had the Amazons and Flipkarts of the world, and they did not have the backend also to do it. Now they're, so that is what the history was. They also decided, okay, we'll go into broking, we'll go into mutual fund distribution, but there is very little to boast about all of these things today. And see, they have spent around maybe 14,000 crores in losses, or to just get revenue of 16,000 crores over the last few years. So to say that will it disrupt the current banks, it looks very, very difficult to me, because today if you see what is Paytm banking on, Paytm also knows that payments is not going to generate any profits as such, because in India you cannot do that. So Paytm is trying to get customers so that it can cross-sell
and give loans to them. Now, so what can Paytm become in 5-10 years? It can at max become a company which has a lakh crore of loan book. We already have a lot of such companies today, and they don't trade at the valuations that Paytm trades at. So I think it is like, too much of crystal ball gazing if we say that Paytm of today can actually disrupt the private banks. I'm thinking more like, Paytm wants private banks to be their partners at best. I don't think there is a disruption that Paytm can do. That disruption chance was there in 2015-16. I don't think it's as strong today. And they say that they are PayPal's of, they are a combination of PayPal and Alipay's of the world. I think they are none. They are, at best, they can be a very large broker who can sell loans and investment products. एनसेड कैपिटल के अनुराग सिंह का कहना है कि पेटीएम के इश्यू प्राइस से 50% नीचे पर भी वो इसे नहीं खरीदेंगे। Now, with that context, I think I fully agree. I was hearing Nikunj. I think if Paytm at 20 billion is saying that I am like, 65% of Axis Bank, I am 40% of Kotak Bank, I am 30% of ICICI and 20% of HDFC Bank, I really don't believe it is kind of even remotely possible. And I think let's just kind of look at a couple of quick pointers here. They want to be this super app. Look, but even after 7-8 years into existence, they've hardly made any dent into brokerages. They've hardly made any dent into the banking space. I agree, payment bank is the limiting factor. But look, average balance in a payment bank account is just about 500 rupees. Do what you want to do with that. They've hardly made any dent in the lending space. So, look, I can buy dreams, but there's only as much that I can pay for it, right? Finally, I think they can't made this a point. But look, I think we have to believe technology is a very fast changing space. You can disrupt, and the other day you can get disrupted. So after demonetization, Paytm really was the first brand recall. It really disrupted, but I think UPI kind of disrupted it, back again. And today we have a market where, a winner takes all kind of a market, this whole internet space. People don't remember anything more than the first two players, and 80% of the UPI market is dominated by PhonePe and Google Pay. They have deep pockets. I don't know, with 12% market share, how does Paytm bounce back from there? So I think with putting all of this in context, I think if you are not a market leader in any of the places, I really find it very difficult to believe how Paytm can really bounce back from here. These kind of valuation really is financial insanity. और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली हावी होती दिखी। निफ्टी आखिर में 1334 अंक गिरकर 17,765 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 372 अंक टूट गया। लेकिन कैसा रहा दिन भर कारोबार और कहां दिखा सबसे ज्यादा एक्शन, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं। शरद, बिकवाली का दौर लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन निफ्टी में जो है सेलिंग प्रेशर बनी रही और 2 हफ्ते की जो गेनिंग स्ट्रीक है उस पे लगा है रोक। आप ले लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स या निफ्टी बैंक के इंडेक्स। ओवरऑल देखा जाए तो रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, लगभग 50% इस वीक के निफ्टी के डिक्लाइन में। और उसके अलावा निफ्टी का जो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो 17,800 के लेवल से उससे जो है कम जो है आज बाज़ार बंद हुई है। और बैंकिंग में भी जो स्पेस है वहाँ पे भी एक दबाव देखने मिला है। 38,000 लेवल्स के जो है नीचे जो है निफ्टी बैंक बंद हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टोरल इंडेसेस जो है सभी में जो है एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है अगर पूरे हफ्ते की बात करें। और उसमें जो है निफ्टी ऑटो और एफएमसीजी में थोड़ी सी जो है ग्रोथ देखने मिली है। उसके अलावा आज के दिन के ट्रेड में देखा जाए तो ऑटो ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, यहाँ पे हैवी सेलिंग वॉल्यूम्स देखने मिली। और सबसे बड़ी खबर पेटीएम की जो आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, जो भारत की सबसे बड़ी 18,300 करोड़ की आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, तो उसमें जो है बहुत वीक रिस्पांस देखने मिला है। लिस्टिंग गेंस भी नहीं देखने को मिली और ऑलमोस्ट डिस्काउंट में लिस्ट हुई है लगभग 10%। और आज जो है 25% से ज़्यादा जो है पेटीएम का स्टॉक के प्राइस टूटे हैं और लगभग उनके मार्केट का जो कैप है वो लगभग 1 लाख करोड़ पे आए हैं। और कौन से स्टॉक्स थे निफ्टी में जो आज फोकस में थे, तो मोरलेस जो गेनर्स की बात करें तो एसबीआई में थोड़ी सी हल्की अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में सुधार हुई है। उसके अलावा आईओसी, पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक में एक हल्की सी जो है ग्रोथ देखने मिली है। निफ्टी लूजर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स जो था टॉप ऑफ द
चेन में था, उसके अलावा टेक महिंद्रा, दोनों ऑटो स्टॉक्स है, दोनों में लगभग 2 से लेकर 3% का दबाव देखने मिला और M&M और L&T भी यही सूट फॉलो किए। मिड कैप गेनर्स में थोड़े खबर के दम पे जो है जो न्यूज़ वाले फ्लो वाले स्टॉक्स थे, तो एस्कॉट्स ऑफ कोर्स आपके टॉप गेनर था है, 8% से ज़्यादा जो है स्टॉक में मूवमेंट देखने मिला है। और याद रखिए जो क्यूबोटा है जापान की कंपनी, वो कंट्रोलिंग स्टेक लेने वाले हैं, तो एक टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर था एस्कॉट्स के लिए। उसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डाइवेस्टमेंट बस की न्यूज़ के कारण जो है अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। तानला प्लेटफॉर्म्स में पिछले 4-5 दिन से जो है अपर सर्किट लग रही है और अजीम प्रेमजी बैक्ड फंड्स ने भी एंट्री ली है कंपनी में। ट्राइडेंट भी वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहे हैं मिड कैप से। इसमें मिड कैप लूजर्स की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपके आईटी के जो स्टॉक्स है वो प्रेशर में थे, जहाँ आप देख सकते हैं जेंसा टेक ले लीजिए, मास्टेक ले लीजिए, इनमें एक दबाव देखने मिला। और ऑफ कोर्स जो गुजरात बेस्ड कंपनीज़ हैं आपके फर्टिलाइजर स्पेस के, केमिकल स्पेस के, तो वहाँ पे JNFC और JSFC में जो है मुनाफा वसूली देखने मिली है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 6 से 7 साल में जो सुधार किए हैं उससे बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ है। बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप भी ये महसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अब काफी सुधरी हुई स्थिति में है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। हमने एनपीएस की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया। हम आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स लाए, अनेक कानूनों में सुधार किए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया। कोरोना काल में देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है। बैंकों की स्थिति मजबूत हो रही है और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ उसके भीतर पाई जा रही है। सरकार ने जिस पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, उसका एक प्रतिबिंब बैंकों को वापस मिली राशि भी है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड़ रुपए फंसाए गए थे, उनमें से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। एक और सरकार की ओर से क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा ये सवाल है कि उनको क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर टैक्स कितना देना होगा। क्रिप्टो करेंसी को लीगल फ्रेमवर्क में लाने और एसेट क्लास में लाने की खबरों के बीच क्रिप्टो में निवेश करने वालों के जहन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक बिना किसी रेगुलेशन के चल रहे क्रिप्टो में निवेश करने वाले जानना चाहते हैं कि सरकार इसे रेगुलेट करेगी तो आगे क्या होगा। क्रिप्टो को एसेट माना जाएगा या गुड्स? क्रिप्टो कमाई पर टैक्स किस रेट से लगेगा?
एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरे में एक्सचेंज कैसे होगा, क्रिप्टो का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, क्रिप्टो से होने वाली कमाई का लेखा जोखा कैसे होगा, क्या इसमें किसी तरह की डिडक्शन की गुंजाइश होगी। क्रिप्टो को लेकर पलड़ा इस ओर झुक रहा है कि इसे लीगल टेंडर तो कतई नहीं माना जाएगा, यानी अगर इसे एसेट क्लास के तौर पर अपनाया जाता है तो टैक्सेशन का मुद्दा भी साथ में आएगा। डायरेक्ट टैक्स कैसे लगेगा, कैपिटल गेन्स लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन होगा, क्योंकि कहीं पे किसी भी लॉ में क्रिप्टो करेंसी नेम नहीं है। काफी लोग जो है मिलेनियल्स जो है इन्वेस्ट करते हैं इसमें, जिनको बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं तो ये नहीं कहता इग्नोरेंस ऑफ टैक्स इज नो एक्सक्यूज, बट काफी लोगों को लॉ पता भी नहीं होता है, तो वो ये कहते हैं कि भाई कहीं पे किसी ने बताया नहीं कि ये क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल है, तो हम क्या टैक्स क्यों दें। तो सरकार की तरफ से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम से कम क्लैरिफिकेशंस निकले, हम क्रिप्टो को एसेट का दर्जा दे रहे हैं, आपको अगर क्रिप्टो होल्ड करते हैं तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, आपको यहाँ पे टैक्स भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, जो भी है वो क्लैरिटी इमर्ज करना जरूरी है। सवाल ये भी है कि क्रिप्टो को एसेट का दर्जा दिया जाता है तो उससे होने वाली कमाई को इक्विटी या रियल एस्टेट पर लगने वाले कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में रखा जाएगा या फिर बिजनेस इनकम माना जाएगा। क्रिप्टो से जुड़े जानकारों का मानना है कि अगर फ्रीक्वेंसी और खरीद बिक्री की संख्या ज्यादा होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे बिजनेस आय के दायरे में रख सकता है। कई निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसी से जबरदस्त रिटर्न हासिल किए हैं, जो रकम उनके क्रिप्टो वॉलेट से बैंक अकाउंट में आ चुकी है, लिहाजा टैक्स डिपार्टमेंट की नजर उस पैसे पर जरूर होगी। जाहिर है कि क्रिप्टो का टैक्सेशन एक पेचीदा मसला हो सकता है और भारत में क्रिप्टो करेंसी में युवाओं के बढ़ते रुझान को देखते हुए सरकार को जल्द ही इस पर रुख साफ करना होगा। क्रिप्टो का मुद्दा अब केंद्र के पाले में जा चुका है और ये सरकारी गलियारों में चर्चा का विषय है, क्योंकि इस मुद्दे पर अब खुद पीएम मोदी भी दिलचस्पी ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है, टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस वर्क टुगेदर ऑन दिस and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर सवालों की फहरिस्त लंबी है और अब गेंद सरकार के पाले में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विंटर सेशन में आने वाले बिल में इन सवालों के माकूल जवाब मिल जाएंगे। ईटी नाउ स्वदेश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपील का असर होता दिख रहा है। करीब 7 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों ने एटीएफ पर टैक्स घटा दिया है, जिसको लेकर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री सिंधिया ने सभी का शुक्रिया किया है। दरअसल भारत में एक एयरलाइन चलाने की कुल लागत में 30 से 40% हिस्सा जेट ईंधन का होता है। इसकी कीमत में बढ़ोतरी से एयरलाइंस के प्रॉफिट मार्जिन को नुकसान होता है। आपके द्वारा खास करके जो 7 मुख्यमंत्री और एलजीओ ने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, उनको दिल की गहराइयों से विनम्र पूर्वक मैं साधुवाद, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। खास करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर के एलजी, लद्दाख के एलजी, अंडमान एंड निकोबार के एलजी, इन सभी को 7 राज्य स्ट्रोक यूटीओ ने 25 से 30% से तक 4 से 1% तक एटीएफ ऑलरेडी घटा दिया है। कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी मेरे पास आ गए। बाकी राज्यों के साथ भी मेरी चर्चा हो रही है और मुझे विश्वास है कि जो लाभ राज्यों को मिलेंगे नागर विमानन क्षेत्र से, उसे देखते हुए जल्द से जल्द वे भी इसी पथ पर चलकर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के आवागमन के द्वार भी खोल पाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक अहम करार हुआ है, जिससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फास्टैग से भी पेमेंट की जा सकती है। इसके लिए ग्राहक को एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पर एचपी पे ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट टैग एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट पर खरीदा और रिचार्ज किया जा सकता है और एचपीसीएल के आउटलेट पर रिप्लेस भी किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई के छात्रों के टर्म 1 की परीक्षाओं को हाइब्रिड मोड में कराने की मांग को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई की टर्म 1 की परीक्षा 16 नवंबर से शुरू हो चुकी है और सीआईएससीई बोर्ड की 22 नवंबर से शुरू होनी है। उधर सीबीएसई की ओर से कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया गया कि परीक्षा केंद्रों की संख्या 6,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में हाइब्रिड मोड के बजाय ऑफलाइन मोड से परीक्षा आयोजित करना उचित है और अब इसमें छेड़छाड़ करना अनुचित होगा। आपको बता दें कि 6 छात्रों की ओर से हाइब्रिड मोड में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज ये बात कही है, इसे मानने से इनकार कर दिया है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर बुधवार को खोल दिया गया। सिख धर्मगुरुओं का पहला जत्था करतारपुर साहिब पहुंचा है। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में एक जत्था करतारपुर साहिब के लिए रवाना हुआ। कोविड-19 महामारी के चलते पिछले साल 23 मार्च को ये कॉरिडोर बंद कर दिया गया था। अब इसे दोबारा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन यानी गुरु पर्व के मौके पर खोला गया है। 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। गुरु घर करतारपुर साहब गुरु ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ आशीर्वाद प्राप्त कर सकन। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।